हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है JAIB 360 डिग्री कंसेप्ट सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी पीपीबी की क्लास के साथ। दोस्तों, हमारी जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, हम अपने सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं और हम बता दें आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी चेंजेस होंगे बट वो कंसेप्ट वही रहेगा, उसी के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए और इसीलिए 360 डिग्री जो सीरीज हमारी चल रही है वो आपकी करती है मदद आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है कस्टमर सर्विस इन बैंक। यानी बैंक में कस्टमर सर्विस के लिए क्या प्रावधान है या बैंक क्या करता है कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग। तो जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं दोस्तों, कस्टमर सर्विस में ग्राहक देवता होता है, यस और नो। तो यहां पे बैंक के लिए भी अलग अलग गाइडलाइन आरबीआई जारी करता है और उन्हीं गाइडलाइंस पे बैंक को अपने जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और मेरा नाम है अरविंद सर। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, JAIB CEIB बाय अरविंद सर। चलिए, तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस। तो जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो कस्टमर की जो हमारी नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं, अगर उन्हें हम प्रोफेशनल तरीके से टेक केयर करते हैं तो ये एक प्रकार से कस्टमर सर्विस की परिभाषा को परिभाषित करती है। यानी कस्टमर सर्विस इज अ एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द नीड ऑफ अ पर्सन बाय प्रोवाइडिंग डिलीवरी द सर्विस इन अ प्रोफेशनल मैनर। तो कस्टमर सर्विस एक ऐसी मतलब व्यवस्था है या एक आपका ऐसा काम है जिसके तहत आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी जो नीड होती है, उन नीड के अकॉर्डिंग उनको आप सर्विसेज क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं प्रोफेशनल मैनर में। तो इसे कस्टमर सर्विस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कस्टमर सर्विस में। देखिए, कोई भी कस्टमर जो बैंक के साथ जुड़ता है, कोई भी कस्टमर जो बैंक के साथ जुड़ता है उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है। अगर बैंक उस एक्सपेक्टेशन के अबव सर्विस प्रोवाइड करता है तो यहां पे कस्टमर को डिलाइट फील होता है, यानी अबव पार। यानी एक जो कस्टमर चाहता था या सोचता था कि जैसे मेरा कोई चेक है वो 2 दिन में क्लियर होगा और एक ही दिन में क्लियर हो जाए, तो फिर वो क्या है, अबव पार, यानी डिलाइट। वहां पर कस्टमर को डिलाइट महसूस होगा। अगर बैंक कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे सर्विस प्रोवाइड करता है तो वहां पे कस्टमर का क्या बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन। क्या बढ़ता है दोस्तों, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन। बट अगर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के बिलो कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वहां पे कस्टमर आपका क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाइड। क्या हो जाता है दोस्तों, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो जब आप अबव द एक्सपेक्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे डिलाइट, कस्टमर को क्या फील होता है, डिलाइट। तो हर एक बैंक का यही प्रयास होता है कि हम कस्टमर को अबव पार सर्विस प्रोवाइड करें जिससे उसको क्या फील हो, डिलाइट फील हो। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड promptly and politely and relate to the service provided before, during and the after a relationship establishment। अब इनका कहना है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, कस्टमर सर्विस की, किसकी बात करते हैं, कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस की जब भी हम बात करते हैं तो कस्टमर सर्विस में हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है। कस्टमर की जो भी सर्विस है वो आपको एक तो प्रॉम्प्ट यानी तुरंत के तुरंत, प्रॉम्प्टली, ठीक, और पोलाइटली प्रोवाइड करनी होती है। कैसे, पोलाइटली प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो ऐसा नहीं कि जब तक ग्राहक नहीं बना या उसने हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा तब तक तो हम उसकी टेक केयर कर रहे हैं, बट जैसे ही हमारा रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया उसके बाद हमने टेक केयर बंद कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात बताई गई है कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, है ना, रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड। यानी जब आपसे आपसे उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा या अकाउंट खुलवाया, उसके पहले भी, अकाउंट खुलवाते समय भी और अकाउंट खुलवाने के बाद भी आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो कैसे प्रोवाइड करनी है, प्रॉम्प्टली और पोलाइटली। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। क्योंकि किसी भी बैंक में उसकी जो कस्टमर सर्विस होती है एक प्रकार से वो ब्रांड एम्बेसडर का काम करती है। किसके लिए, बैंक के लिए। ठीक है, यानी बैंक का नेम और फेम बहुत आगे बढ़ता है। सो यही लिखा है कि गुड कस्टमर सर्विस इज द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी बैंक। किसी भी बैंक के लिए जो एक अच्छी कस्टमर सर्विस होती है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके लिए कमिटी भी बनाई गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने, ठीक है, एक कमिटी बनाई जिसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी कानूनगो। कौन थे दोस्तों, बीपी कानूनगो।
गो इसके अध्यक्ष थे और बीपी कानून गो की अध्यक्षता में एक 6 मेंबर कमिटी बनाई गई। 6 मेंबर्स कमिटी बनाई गई, 6 सदस्यों की एक कमिटी बनाई गई और इस कमिटी को जिम्मेदारी दी गई कि ये रिव्यू करेंगे उन स्टैंडर्ड्स को जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है। कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। और ये कमिटी बनी थी 2022 में। कब बनी थी, 2022 में। ठीक है, सो 2022 में बीपी कानून गो की अध्यक्षता में एक 6 मेंबर कमिटी बनती है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर स्टैंडर्ड। क्या होता है, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना। क्या करना, रिव्यू करना, यानी इसमें अगर कमी है तो उसको और अच्छा किया जाए। ठीक है, सो द कमिटी विल इवेलुएट द एफिकेसी, एडुकेसी एंड क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। अब जब ये कमिटी बनाई गई तो इस कमिटी की जिम्मेदारी क्या थी, एफिकेसी, एडुकेसी यानी पर्याप्त, और क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस के ऊपर अपने पॉइंट्स प्रोवाइड करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो इन्होंने जो रेगुलेटेड एंटिटीज यानी बैंक्स और एनबीएफसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके रिगार्डिंग इन्होंने आरबीआई को क्या किया, कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड की और इन्होंने अपने पॉइंट भी सजेस्ट किए जिससे कि हम इंप्रूव कर सकें कस्टमर सर्विस को। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कस्टमर सर्विस के लिए कौन सी कमिटी जिम्मेदार है तो आप बता दोगे 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बीपी कानून गो कमेटी बनाई गई थी। किसके लिए, कस्टमर सर्विस के लिए। किसके लिए दोस्तों, कस्टमर सर्विस के लिए। किसके लिए, कस्टमर सर्विस के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब कस्टमर सर्विस इन बैंक, किसी भी बैंक में जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनके क्या आधार होते हैं या किन पॉइंट्स पे डिस्कस होता है। तो कस्टमर सर्विस में सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, सो आरबीआई हैज एम्फेसाइज्ड दैट मैटर रिलेटेड टू द कस्टमर सर्विस शुड बी डेलिब्रेटेड बाय द बोर्ड। यानी जो भी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनकी चर्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से होनी चाहिए। बोर्ड नीड टू रिव्यू कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट्स इन द बैंक। अब ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी, बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जो कस्टमर सर्विस रिव्यू से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं बैंक में वो रिव्यू कौन करेगा, बोर्ड करेगा। अब बोर्ड के पास जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, मेमोरेंडम है, सो अ डिटेल मेमोरेंडम शुड बी सबमिटेड टू द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन में, 6 मंथ में, है ना, 6 मंथ में। तो याद रखिएगा जो भी हमारे कस्टमर सर्विस, क्या कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हमारे क्या होंगे, पॉइंट होंगे या जो भी मेमोरेंडम होगा, क्या होगा दोस्तों, मेमोरेंडम होगा। मेमोरेंडम वो किसके पास जाना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, है ना। कितने दिन में, 6 मंथ में, वंस इन 6 मंथ, वंस इन 6 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कस्टमर सर्विस का मेमोरेंडम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितने समय के अंदर जाना चाहिए। तो आप आंसर क्या लगा दोगे, वंस इन अ 6 मंथ। क्या लगा दोगे, वंस इन अ 6 मंथ। नाउ अब प्रिस्क्राइब इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द बैंक, बैंक के लिए क्या सेटअप होना चाहिए कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की एक कस्टमर सर्विस कमिटी होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस, एक स्टैंडिंग कमिटी होनी चाहिए कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग। ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमिटी एक ब्रांच लेवल पे होनी चाहिए और आपके पास एक नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिशियल होना चाहिए कस्टमर सर्विस से रिगार्डिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और यहां से भी क्वेश्चन बनने की फुल संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इन पॉइंट्स पे आगे बढ़ेंगे उसके पहले आप सभी के लिए हमारी एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप हमारे अगर आप JAIIB मई 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन महापैक के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए आई है मिड मंथ सेल। ठीक है, मिड मंथ सेल। जब आप जाएंगे हमारे वेबसाइट पर या आप हमारी ऐप पर तो वहां पे आपको इसमें इस प्राइस के अलावा भी ऑफर देखने को मिलेंगे, तो उनका आप लाभ उठा सकते हैं और अपने चारों पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे महापैक के साथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करेंगे
कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड की। कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड क्या होती है? सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ कस्टमर सर्विस ऑफ द बोर्ड, ठीक है। सो CSSB होनी चाहिए हर एक बैंक के पास, जिसमें कौन कौन होंगे? CSSB में कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे, साथ ही साथ कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कस्टमर्स के क्या होंगे? कस्टमर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए, एक्सपर्ट्स अपनी सलाह देंगे और कस्टमर किन किन समस्याओं का सामना करता है या उन्हें किन किन पॉइंट्स पे जरूरत पड़ती है सर्विस की, उन पॉइंट को सजेस्ट कौन करेगा? कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। तो इनके द्वारा जो भी सजेशंस दिए जाएंगे या जो भी इनकी पॉइंट्स होंगे, सजेशन लिख दीजिए, सजेशन जो भी दिए जाएंगे इनकी हेल्प ली जाएगी। क्या ली जाएगी? हेल्प ली जाएगी। क्या करने में? कस्टमर सर्विस पॉलिसी बनाने में। क्या बनाने में? कस्टमर सर्विस पॉलिसी को बनाने में। किसको बनाने में? कस्टमर सर्विस पॉलिसी को बनाने में। देखिए, सो बैंक आर रिक्वायर्ड टू हैव अ कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड विच एक्सपर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर शुड बी इनविटीज। इस कमिटी में इनको शामिल किया जाएगा टू इनेबल फॉर्मुलेट पॉलिसी, जो कि हेल्प करेंगे क्या करने में? कस्टमर सर्विस पॉलिसी को बनाने में। ठीक है दोस्तों, ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, जिससे जो भी बैंक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनकी क्वालिटी में और इंप्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है? स्टैंडिंग कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस। सो कमिटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द पब्लिक सर्विस, CPPAPS, ठीक है। कस्टमर ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये जो हमारी कमिटी है, इनकी रिकमेंडेशन के अनुसार हर एक बैंक में एक परमानेंट यानी स्थायी स्टैंडिंग कमिटी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब इनका काम क्या होता है? जो परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी होगी, दीज आर द डेडिकेटेड फोकल पॉइंट फॉर द कस्टमर सर्विस, यानी कस्टमर सर्विस के प्रति जो भी पॉइंट या जो मतलब पॉइंट ऑफ फोकल डिस्कशन का जो पॉइंट होगा या संपर्क का जो पॉइंट होगा, वो कौन होगा? कस्टमर स्टैंडिंग परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस। ठीक है, सो इनको हम क्या प्रोवाइड करते हैं? बैंक में कहा गया है कि सफिशिएंट पावर होनी चाहिए, जिससे ये अलग अलग जो फंक्शनिंग है अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको क्या कर सके? इवेलुएट कर सके, यानी डिपार्टमेंट लेवल पे जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उनके फंक्शंस को इवेलुएट करने के लिए कस्टमर सर्विस के लिए एक परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी हर एक बैंक में होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नाउ दिस कमिटी कटिंग अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी रहेगी। सर्व एज अ माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो कि उस डिपार्टमेंट में माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटी के तौर पे अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेगी और इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस और प्रोवाइड करेगी रिलीवेंट फीडबैक। ठीक है, तो कमिटी सर्विस का इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस और उनसे रिलेटेड जो भी रिलीवेंट फीडबैक होंगे वो भी प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारी क्या है? परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी हर एक बैंक में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? स्टैंडिंग सर्विस जो मतलब कमिटी, कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड। फिर हमने क्या देखा? स्टैंडिंग कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस। अब हम बात करेंगे जो कस्टमर सर्विस ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग कमिटी। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अब हम लोग बात करेंगे ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमिटी की। सो एट ऑल ब्रांचेस अ कस्टमर सर्विस कमिटी शुड बी इन प्लेस एज अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। कोई भी बैंक, अगर कोई भी बैंक में किसी भी कस्टमर का अकाउंट है या वो सेवाएं ले रहा है, कोई भी कस्टमर अगर बैंक से क्या ले रहा है? सर्विसेज ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कस्टमर का जो सबसे पहला चैनल जहां पे वो अपना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वो होती है बैंक ब्रांच। क्या होती है दोस्तों? बैंक ब्रांच। क्या होती है? बैंक की ब्रांच होती है। ठीक है, सो इसीलिए कहा गया है जो बैंक ब्रांच है वो प्राइमरी
फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, ठीक है, किसके बीच में, कस्टमर और बैंक के बीच में, एंड शुड बी स्ट्रेंथन विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर। और अगर आप कस्टमर सर्विस, अगर आप ब्रांच लेवल पे कस्टमर सर्विस को अगर आप और मजबूत करना चाहते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जो ब्रांच लेवल पे कस्टमर सर्विस कमिटी बनेगी, कस्टमर सर्विस कमिटी जो बनेगी, उसमें आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, किसको दोस्तों, कस्टमर्स को। किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपकी ये जो कस्टमर सर्विस कमिटी है और स्ट्रांग होगी। सो दिस शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन सीनियर सिटीजन। इस कमिटी में एक सीनियर सिटीजन का भी होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इट शुड मीट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। इनकी मीटिंग यानी आपस में इनको कितने दिनों में मिलना चाहिए, एक महीने में एक बार तो मिलना ही चाहिए। और मिलने का उद्देश्य क्या होगा, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग। तो जितने भी कस्टमर्स के द्वारा सजेशंस दिए गए हैं उन सजेशंस को मानना, जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उन कंप्लेंट्स पे काम करना, ठीक है, या जो भी केस ऑफ डिले हुए हैं, क्या हुए हैं, डिले हुए हैं, उन पे काम करना, है ना। जो भी डिफिकल्टी कस्टमर फेस कर रहा है ना, इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा इस मीटिंग में, जो कि कैसे होगी, एटलीस्ट मंथली ये मीटिंग होनी चाहिए, है ना। और यहां पे वो रास्ते, इन सजेशन, इन कंप्लेंट्स, इन डिलेस के केस के आधार पे वो रास्ते निकाले जाएंगे जिससे कस्टमर को और हम इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सबसे लास्ट होता है नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिशियल फॉर द कस्टमर सर्विस। अब इसमें क्या है पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक बैंक के हेड ऑफिस में, बैंक का या तो हेड ऑफिस में या फिर कंट्रोलिंग ऑफिस में, है ना, कंट्रोलिंग ऑफिस में क्या होना चाहिए, एक नोडल डिपार्टमेंट या फिर ऑफिशियल होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग, कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग हर एक बैंक के हेड ऑफिस या कंट्रोलिंग ऑफिस में नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिशियल होना चाहिए जो कस्टमर सर्विस पे काम करे। तो ईच बैंक शुड हैव अ नोडल डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल फॉर द कस्टमर सर्विस इन द हेड ऑफिस एंड ईच कंट्रोलिंग ऑफिस विद whom कस्टमर विद ग्रीवेंस कैन अप्रोच इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो यहां पे कस्टमर अपने ग्रीवेंस के लिए सीधे अप्रोच कर सके, साथ ही साथ जो हमारे अम्बुड्समैन या आरबीआई हैं वो भी इनसे मतलब लाइजनिंग कर सकें, बातचीत कर सकें संबंधित मुद्दों पर, ठीक। तो नोडल ऑफिस और नोडल डिपार्टमेंट होना जरूरी है। अब बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज भी होनी चाहिए कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहली जो सर्विस आती है वो कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी। सो डिपॉजिट पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है, डिपॉजिट पॉलिसी का मेन पर्पस है जो राइट ऑफ डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स के, जो डिपॉजिटर्स हमारे हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, इनके डिपॉजिटर्स के राइट्स की क्या करना, रक्षा करना, ठीक है दोस्तों। राइट ऑफ द डिपॉजिटर्स पे काम करना, और इसमें जो स्मॉल डिपॉजिटर है, कौन है, स्मॉल डिपॉजिटर है, इन पे विशेष ख्याल रखना, डिपॉजिटर्स पे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि इनको इग्नोर कर देते हैं। सो पॉलिसी का मेन पर्पस होता है कवर ऑल द एस्पेक्ट्स विच इज रिलेटेड ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो इस पॉलिसी में आपके रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चार्जेस जो जी आपके ऊपर लागू होते हैं, चार्जेस लिवाइबल हैं जो भी, है ना, और रिलेटेड इशू से, वो सब कुछ के रिगार्डिंग डिपॉजिटर के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस पॉलिसी में होगा। दूसरी पॉलिसी हमारी होती है चेक कलेक्शन पॉलिसी। सो बैंक शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ऑन द कलेक्शन ऑफ द चेक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होनी चाहिए। फॉर दैट शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अब अगर आप अपनी चेक कलेक्शन पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स भी होंगे जिनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इमीडिएट क्रेडिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इमीडिएट क्रेडिट होना चाहिए, किसका, चेक का, अगर आपके पास कोई भी चेक आया है तो, पहला पॉइंट, ठीक है दोस्तों। सो इमीडिएट क्रेडिट फॉर द लोकल और आउट स्टेशन चेक। सेकंड, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ लोकल और आउट स्टेशन चेक। आप टाइम फ्रेम भी बताइए कस्टमर को, कितने दिन में, टाइम फ्रेम कितने दिन में आप लोकल और आउट स्टेशन चेक को कलेक्ट करेंगे। और अगर मान लो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर चेक कलेक्शन में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा कस्टमर को, है ना, कस्टमर की भरपाई कंपनसेशन कितना होगा, ठीक है।
फिर इसके बाद आ जाती है कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। क्या होता है? मुआवजा। सो बैंक मस्ट हैव अ कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी दैट कुड बी बेस्ड ऑन द मॉडल पॉलिसी ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो बैंक के पास एक प्रॉपर कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए और वो बेस्ड होगी किसके आधार पे? इंडियन बैंक एसोसिएशन के आधार पे। इट शुड कवर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अब इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे? पहला, एररनेस डेबिट ड्यू टू द फ्रॉडनेंट और अदर ट्रांजैक्शंस। अगर गलती से कोई पैसा कटा या फ्रॉड से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके पॉइंट होने चाहिए वहां पे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन डिले ऑफ कलेक्शन। अगर कलेक्शन में डिले होता है तो क्या पेमेंट ऑफ मतलब इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिले इन इशू ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट को अगर इशू करने में, जैसे आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि भैया डुप्लीकेट ड्राफ्ट आपको 14 दिन में इशू कर देना, 14 डेज में आपको क्या करना है? डुप्लीकेट ड्राफ्ट, आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट 14 दिन में इशू कर देना है। अब इससे अगर डिले होता है तो क्या इंटरेस्ट पेमेंट होगा। और अदर अनऑथराइज एक्शन ऑफ द बैंक। अगर कोई बैंक अनऑथराइज एक्शन लेता है, ठीक है, अनऑथराइज एक्शन लेता है तो उसकी वजह से अगर कस्टमर को कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए भी क्या कंपनसेशन होगा? ये आपकी कंपनसेशन पॉलिसी में होना चाहिए। साथ ही साथ एक और होता है कस्टमर ग्रीवनांस रिड्रेसल पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के जो भी ग्रीवनांसेस आते हैं उनको कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बैंक ही होता है, ब्रांच, है ना। लेकिन लास्ट में आपके लिए बैंकिंग या इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन तक आपकी पहुंच होती है, जहां पर आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं जिनको बैंक ने गवर्नेंस को रिड्रेसल नहीं किया तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। तो बैंक मस्ट हैव अ वेल डॉक्यूमेंटेड कस्टमर गिवनेंस रिड्रेसल पॉलिसी। सबसे पहले तो बैंक के ऊपर ही आरबीआई ने कंडीशन लगा दी है कि वेल डॉक्यूमेंटेड कस्टमर गिवनेंस पॉलिसी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक की तरफ से वो सभी प्रावधान है जो होने चाहिए। ठीक है, नाउ हमारा नया जो फाउंडेशन 2.0 बैच है वो चल रहा है और ये आपको लीस्ट प्राइस में अभी अवेलेबल है, क्योंकि आपके लिए मिड डे जो ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, उसके तहत आप इसे लीस्ट, ये जो प्राइस लिखे इससे भी कम प्राइस में आप अवेल कर सकते हैं जेएआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच। अब उन दोस्तों की बात करें जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता और वो जेएआईबी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं। बहुत सारे बैंकर्स ने हम लोगों से ये बात कही, इसके आधार पे हम लोगों ने क्या कहा, चलिए ठीक है, नवंबर 2026 एग्जाम को टारगेट करते हैं और वीकेंड पे हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। कब करते हैं? वीकेंड पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं। ये बैच आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको ज्यादा अतिरिक्त समय लगाए बिना आप अपने चारों पेपर की तैयारी कर पाएंगे और बेस्ट प्रिपरेशन के साथ, रिवीजन के साथ आप अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे फाउंडेशन वीकेंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी रेगुलर और प्रो प्लान में आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ मई 2026 के जो भी कैंडिडेट हैं जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करें, तो उनके लिए अब बहुत जल्दी ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जेएआईबी एमसीक्यू बैच। और ये बैच मतलब नॉर्मल बैच नहीं है, इसमें केस स्टडी, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो परीक्षा के लेवल पे आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग इस बैच को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। फ्रॉम द फर्स्ट क्लास से आपको इस बैच में प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है और विस्फोटक बल्लेबाजी करनी है अपनी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलिए, साथ ही साथ आरबीआई ग्रेड बी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, कोई भी जो भी बैंकर्स, हमारे हर आदमी का एक सपना है मैं अच्छे से अच्छे जगह पर अपने आप को स्टैब्लिश करूं। सो जो भी आरबीआई ग्रेड बी को दे रहे हैं उनके पास एज क्राइटेरिया भी अवेलेबल है, नॉलेज उसी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो समर्थ 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं, फेज 1 फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। साथ ही साथ जेएआईबी की बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल है। इन बुक्स की खासियत है संपूर्ण थ्योरी मिलती है, हिंट एंड सॉल्यूशंस है। हर एक यूनिट के बाद आपको क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेंगे। साथ ही साथ माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन, लीस्ट प्राइस में ये बुक्स आपको उपलब्ध हो रही हैं। हमारे पीडब्ल्यू स्टोर पे भी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में बस यहीं तक हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में फिर जुड़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट इज द पावर। सो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और टारगेट करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है मई 2026 एग्जाम। थैंक यू।